Hi, hello everyone. Welcome to Mad About Bio. This is your Shivani, ma'am. So, guys, here I am with another video on the topmost question for your AIMS nursing and paramedical. So, बच्चों these are the questions जो बहुत ज़्यादा important है आप लोगों के proper revision के लिए. And please ऐसा मत सोचना कि जो मैम ने questions करा दिए 100% पेपर वहीं से आएगा. कभी भी 100% की गारंटी कोई भी टीचर नहीं लेता है. ये क्वेश्चंस होता है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप से क्वेश्चंस होता है बिकॉज आप लोगों को जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आपके एनसीईआरटी से ही मिलेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी. कुछ क्वेश्चंस होता है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. बिकॉज बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी चैनल देख लेना, पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल, एक भी चैनल ऑथेंटिक पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा. बिकॉज एम्स नर्सिंग कभी भी अपने मेन एग्जाम्स नहीं देता है. एग्जाम बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. किसी के पास प्रॉपर पीवाईक्यूज नहीं होता है. पीवाईक्यूज सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को टीचर्स जब एनालाइज करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बेसिस पे पेपर्स जनरेट कर दिए जाते हैं. एग्जैक्टली क्वेश्चंस कभी नहीं कोड किए जाएंगे. सिमिलर टू दोज क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टीचर्स कोड कर पाते हैं. तो ये मत कभी भी सोचना कि 100% यहीं से आएगा. 100% नहीं आएगा बच्चों. मैं फिर भी बोल रही हूँ आप लोगों को अपना एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन रखो. इवन जो टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं उन क्वेश्चन से आप लोग, बिकॉज आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो टीचर्स क्वेश्चन करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को देख के आप लोग अपने आप को एनालाइज करो कि टीचर्स जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहे इट मीन्स आप लोगों का कहीं ना कहीं रिवीजन में प्रॉब्लम है. देन ये मत सोचो कि टीचर ने क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमसे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है. ऐसा नहीं होता है. आप लोग अपना प्लीज प्रॉपर रिवीजन रखो. रिवीजन अच्छे से रखोगे, कोई भी चैनल देख लेना नर्सिंग का, हर जगह पे आप लोगों को सेम ही टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना. अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके. पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करती रहती हूँ एंड यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी का डार्विन जो था वो हम किस साइंटिस्ट को कंसीडर करते थे? वो थे हमारे अर्नेस्ट मेयर. अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी. क्वेश्चन नंबर 62 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है. देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ. जस्ट हैव अ लुक. We have studied 3 system of classification. The first one was the artificial system of classification, natural system of classification, and phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. Artificial system of classification सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था. मतलब इन्होंने प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ओनली. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने मॉर्फोलॉजी तो कंसीडर किया ही किया था, उसके साथ साथ इन्होंने एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब भी इन्होंने कंसीडर करके तब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था. लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इन्होंने फाइलोजेनी को बेसिक्स रखे तब सिस्टम अपना प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे एरिस्टोटले साइंटिस्ट ने दिया था. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने दिया था. ये आपका प्लांट किंगडम चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे एक क्वेश्चन आप लोगों को गारंटेड मिलेगा. अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा है. ये पूछा है ना, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ प्लांट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं. उनकी फिजियोलॉजिकल, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, आउटर अपीयरेंस कैसा है. आउटर अपीयरेंस मतलब मॉर्फोलॉजी. तो स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे ट्रू है. स्टेटमेंट 2 समझना. लीनियस क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम. ये बोल रहे हैं कि भाई जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आपकी कैरोलस लीनियस ने दिया था. जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है बच्चों. ट्रिक याद रखनी है. एल ई, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है उसको ट्रिक पता होगा. L4 आता है आपका लीनियस.
Carolus linnaeus. E for Ernest. C for Copland. H for H Whitaker. लीनियस ने दिया था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने 4, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब स्टेटमेंट में ही बोल रहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, बट वो तो आर.एच. विटेकर ने दिया था। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम्स हमको दिए थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हुआ यहाँ पे? स्टेटमेंट 2 हुआ इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में आया? आई गेस किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, 63 क्वेश्चन। एल्गिन, कैरागिन और प्रोटीन, इनको हम किससे ऑब्टेन करते हैं, मतलब ये किस टाइप की एल्गी है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर में सबसे पहले एल्गीज के बारे में बताया हुआ है। एल्गिन जो होती है मेरी वो रेड एल्गी होती है, कैरागिन जो होती है वो आपकी ब्राउन एल्गी होती है, एंड प्रोटीन्स आर द ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। अब इसके बारे में भी मेरे को आपको एक छोटी सी चीज समझानी है। हमारे पास 3 टाइप की एल्गी मैंने आपको बताया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी इज नोन एज फियोफाइसी एंड रेड एल्गी इज नोन एज रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी के अंदर जो आपका पिगमेंट पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन एल्गी के अंदर ए और सी, रेड एल्गी के अंदर ए और डी पिगमेंट पाया जाता है। ट्रिक आपको याद रखनी है, ग्रीन एल्गी की ट्रिक होती है यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को लर्न करा रही हूँ अभी। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज। अब ये यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज मतलब यू फॉर आपका यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स जो कि आपका कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, क्लीन मीन्स आपका कारा, एंड कॉलोनीज मीन्स आपका क्लेमाइडोमोनाज। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है बच्चों, प्लीज समझ लेना, क्लेमाइडोमोनाज। ब्राउन एल्गी की ट्रिक होती है देन आपकी रेड एल्गी की। तो सबसे पहले आप लोग ब्राउन एल्गी की लिखो सेल्फ्ड, SELF, ED होता है, एक ई हटा देना, स्पेलिंग सेल्फ की एस रखना। S फॉर सेर्गेसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डाक्ट्यूटा। होगा एग्जाम्पल याद? अब एग्जाम्पल आएंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे कि कौन सा है आपका, सो आप लोग डायरेक्टली बता दोगे। अब आप बोलोगे मैम आपने एल्गीन लिखवाया वहां पे, रेड एल्गी है ना, एल्गीन नहीं आता। आपने कैरागीन लिखवाया ब्राउन एल्गी, तो कैरागीन नहीं आता। वो ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों जो एनसीईआरटी सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ये वो एग्जाम्पल है जो आपके पैराग्राफ के साथ दिए हुए हैं। अब आप बोलोगे मैम स्टार्टिंग पैराग्राफ नहीं समझ में आया। एल्गीन, कैरागीन, आपका लेमिनेरिया, ये कुछ एल्गीज ऐसी है बच्चों जिनका आपकी एनसीईआरटी ने एप्लीकेशंस भी दिया हुआ है, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एल्गी के एग्जाम्पल पे तो उन्हीं के ऊपर आएगा। जैसे कि कौन सी एल्गी होती है जिसको स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज करते हैं आपका, जो सबसे ज्यादा रिच होती है प्रोटीन में, प्रोटीन सोर्स की तरह जिसको यूज किया जाता है। कौन सी एल्गी होती है जिसको हम जेलीज बनाने में, आइसक्रीम्स बनाने में यूज करते हैं। कौन सी एल्गी होती है आपकी जो कि आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसके अंदर सबसे अच्छी होती है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना है। रेड एल्गी का भी लिख लो, रेड एल्गी का ट्रिक है आपका पोगो पर गली गली सिमसिम। पोगो, पीओ मतलब पोलिसिफोनिया, पोलिसिफोनिया, पो अगेन पोरफायरा, गली ग्रेसिलेरिया एंड अगेन गली जेलिडियम। ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स है बच्चों हमारी एल्गीज के, इनको याद रखना है प्लीज। जिसने अब तक नहीं किया था वो इनको नोट डाउन कर लेना एंड याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा डन।
नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन आपका, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। भाई सबको पता है स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मॉडिफिकेशन है, बट कौन सी रूट का मॉडिफिकेशन है? दो टाइप की रूट होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। हमारे पास टैप रूट सारे के सारे मोनोकोट्स या डाइकोट्स में से किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आप लोग मेरे को बताओगे। टैप रूट मोनोकोट में, डाइकोट में। स्वीट पोटैटो मोनोकोट है, डाइकोट है? इसके अंदर आपकी एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज योर एडवेंटिशियस रूट। 65 क्वेश्चन देखो, मैच द आइटम्स ऑफ जाइलम, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको याद रखना है यहाँ पे, मेरे को पता है जो परफोरेटेड प्लेट्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? परफोरेटेड प्लेट्स मेरे को पता है जाइलम वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक चीज तो मतलब मेरे को पता है ए का थर्ड होना चाहिए, तो या तो बी हो सकता है मेरा ऑप्शन, या फिर डी हो सकता है, दोनों में से एक होगा, बी और डी के अकॉर्डिंग। इसके बाद और देख ले, जैसे कि ओब्लिटरेटेड ल्यूमन, डायरेक्ट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ओब्लिटरेटेड ल्यूमन जो होता है आपका, वो फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जाइलम फाइबर्स जो कि डेड होते हैं उनके अंदर। तो सी का होना चाहिए सेकंड, सी का सेकंड, दोनों में सी का सेकंड है, ये भी सही है। आगे देखो, जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का काम क्या होता है? पैरेनकाइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, मोस्ट स्केंटी, सबसे कम अमाउंट में पाया जाने वाला कॉलन काइमा होता है नहीं होता है? तो जाइलम पैरेनकाइमा का बताओ इसमें से कौन सा होने वाला है? जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, फूड स्टोर करने का काम वो करता है, तो डी का मेरे पास फर्स्ट होना चाहिए। भाई डी का भी फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, तो गड़बड़ क्या है हमारा? बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ, और इन्होंने यहाँ पे बी का थर्ड दिया हुआ है। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर, सो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। 66 प्लास्टिड। भाई प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से डिफर करता है, दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, डबल मैम्ब्रेनस है, दोनों के अंदर राइबोसोम होता है 70s टाइप का, बट थाइलाकोइड सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थाइलाकोइड्स नहीं होता, डीएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, तभी इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली हम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। 67 वाला क्वेश्चन ये आ गया है आपका कौन से चैप्टर से? सेल डिवीजन वाले, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, किसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले सीरीज, लीजा, जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है? लेप्टोटीन के अंदर काइमेटा फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है क्रोमोसोम का। तो मेरे को ए का तो मिल गया है फोर्थ, साइनेप्सिस होगा। फिर इसके बाद साइनेप्सिस के बाद पैकाइटिन, पैकाइटिन के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो गया चाइजमेटा, पहले साइनेप्सिस बना फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। देन डिप्लोटीन के अंदर चाइजमेटा फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड होगा, मैच करो, ए का फोर्थ एंड बी का थर्ड, ए ऑप्शन ही है, मैच कर लेना बाकी के ऑप्शंस भी। क्लियर? चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इनोलिन इज अ बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इनोलिन ऑब्वियसली ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है आपका। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, एग्जैक्टली इसके अंदर होता है आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो आपका स्टार्च होता है वो एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर विल बी आर डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखो, एसेक्सुअल, 69 क्वेश्चन में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर कॉमन होता है? भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है सिर्फ हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर पाया जाएगा, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वालों में फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा हो सकता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ओनली, प्लांट्स ओनली, या एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी सिंगल सेल एनिमल्स में तो पाएगा ही पाएगा, प्लांट्स और एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लांट जिनके अंदर सिंपल मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनिमल जिनके अंदर जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा एक एनिमल है नहीं है आपका, तो उसके अंदर भी हमारा क्या पाया जा सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है उसके अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी। 70 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जिटनोगेमी इन्वॉल्व द पॉलिनेशन। अभी जिटनोगेमी वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
ध्यान से समझना बच्चों, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो हमारे पास दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में आपके पास दो मेथड्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज योर ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में आता है आपका जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, देखो सिंपली मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बताती हूँ। ये मेरा एक प्लांट है, उसके अंदर ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये आपका मेल पार्ट एंड दिस इज योर फीमेल। तो यहीं पे अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर पॉलिनेशन। जिटनोगैमी में क्या होगा, ये मेरे पास एक ही प्लांट है, दो फ्लावर्स है, इसका मेल इसका फीमेल, दिस इज नॉन एज जिटनोगैमी। मतलब पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट बट बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। एक प्लांट है, उसके अंदर दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा, तो इस पॉलिनेशन के लिए भी मेरे को पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, चाहिएगी ऑब्वियसली पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पे। और जीनोगैमी का मतलब होता है बच्चा दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन। एक प्लांट का फीमेल पार्ट है, एक प्लांट का मेल पार्ट है, इनके बीच में पॉलिनेशन। यहाँ पे तो ऑब्वियसली पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिएंगे, अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पे वर्क करेंगे। तीनों के तीनों प्रोसेस क्लियर हुए सबको। ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर, जिटनोगैमी बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, जीनोगैमी बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। जेनेटिक वेरिएशन सबसे ज्यादा जीनोगैमी के अंदर आएंगे, जिटनोगैमी में भी जेनेटिक वेरिएशन आ सकते हैं, ऑटोगैमी में नहीं आएंगे। ऑटोगैमी अगेन इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं हमारे पास, क्लाइस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लाइस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लाइस्टोगैमस और चेस्मोगैमस में ये डिफरेंस होता है बच्चा, जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होता है ना, वो हमेशा ओपन फ्लावर्स होंगे, क्लाइस्टोगैमस हमेशा क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे, जो कभी भी ओपन नहीं होंगे। क्लोज्ड फ्लावर तो मतलब एक ही फ्लावर है, क्लोज है, उसी के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स हमेशा ऑटोगैमी दिखाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो हमेशा ऑटोगैमी दिखाएंगे, क्लाइस्टोगैमस। चेस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट ऑटोगैमी भी दिखा सकता है और जिटनोगैमी भी दिखा, कुछ भी दिखा सकता है ये। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस, पढ़ो। जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स द पॉलिनेशन, pollen involves the pollen and stigma flower of different plant। भाई डिफरेंट प्लांट के लिए तो अभी बताया क्या होता है, जीनोगैमी होता है ना, तो ये तो मेरा इनकरेक्ट हो गया और मेरे को करेक्ट पिक करना है। क्लाइस्टोगैमस, भाई क्लाइस्टोगैमस जो होता है हमेशा ऑटोगैमस दिखाता है, अभी बताया। क्लाइस्टोगैमस क्लोज फ्लावर होता है, कोई चांसेस नहीं है वहां पे कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आए, हमेशा ऑटोगैमी, ये मेरा करेक्ट है। जीनोगैमी ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, भाई सिर्फ विंड के थ्रू नहीं, इंसेक्ट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू हो सकता है जीनोगैमी, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट है। चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन, चेस्मो अभी बताया ओपन फ्लावर्स होता है चेस्मो। क्लाइस्टोगैमस हमारे क्लोज्ड फ्लावर्स होता है जो कभी ओपन नहीं होते। क्लियर क्वेश्चन नंबर 70 सबको। 71 पे आ जाओ। Which of the following statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग यूज करते हैं एक जेल का विच इज नॉन एज एगरोस जेल, जिसको हम सी वीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस पे हम अपनी डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड हम उसको डालते हैं, ठीक है। और सपोज ये मेरे पास एगरोस जेल है, ऊपर यहाँ पे वेल्स लगे रहते हैं, ऊपर से मैंने डीएनए डाला नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मेरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एक सेकंड, यहाँ पे को विजिबल नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे विजिबल है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐसे मूव करें। डीएनए फ्रेगमेंट जो स्मॉल साइज के होंगे फास्ट मूव करेंगे, लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट स्लोली मूव करेंगे। तो जो फ्रेगमेंट्स मेरे को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मिलेंगी वो स्मॉलर होंगी कंपैरेटिवली, जो नेगेटिव की साइड ही रह जाएंगी वो लार्जर इन साइज होंगी। मूव किसके ऊपर कर रहे हैं, ये एगेरोस जेल के ऊपर। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज
डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगी, स्मॉल साइज वाली दूर रह जाएंगी, लार्ज वाली थोड़ी पीछे रह जाएंगी, हो गई नहीं हो गई। अगर उस जेल के ऊपर मूव किया, अब विजुअलाइज कैसे करेंगे? विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक डाई यूज करती हूँ जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड मैंने डाई डाला, मेरे को डीएनए नहीं दिखा, फिर ऊपर से मेरे को यहाँ पे यूवी रेडिएशंस डालने पड़ेंगे। यूवी रेडिएशंस जब मैं डालूंगी तब मेरे को यहाँ पे ऑरेंज बेंड कलर्स दिखाई देंगे, डार्क ऑरेंज कलर के बेंड्स मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। तब मैं पहचान पाऊंगी कि दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर साइज। क्लियर? अब ऑप्शंस पढ़ो। ये बोल रहे डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नहीं भाई यूवी लाइट चाहिए हमको। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, भाई बिना स्टेनिंग के तो किसी भी लाइट में नहीं देख सकते। सी, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन इन, नो विजिबल में नहीं देख सकते, यूवी लाइट में देखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी यहाँ पे। बताओ 71 वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? आई गेस सबको क्लियर होगा। आगे चलते 72। मेंडल सिलेक्टेड पी, मेंडल ने पी प्लांट, पी मतलब पाइसम सटाइवम को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वो एक एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ स्पेन था उसका, सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर पॉसिबल था, सैम्पलिंग साइज उसका बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular, what do you understand by omnicellular e-cellular? means pre-existing cells, या फिर ऐसे लिख लो न्यू cells arise from pre-existing cell, arise from pre-existing cell. This concept is known as omnicellular, जो कि हमारे रुडोल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट ने दिया था, एंड इन्होंने ही हमारा मॉडिफाई किया था किसको? सेल थ्योरी को। मॉडिफाइड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी शेल्डन एंड शेहवान साइंटिस्ट ने हमारा दिया था। शेहवान एक जूलॉजिस्ट थे और शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी योर ए। 74. Which one among the following was the first genetic material molecular basis of inheritance chapter में टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। अर्थ पे सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा आया था? आरएनए आया था, बट वो अनस्टेबल ना होने की वजह से वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि डीएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है जो उसको अगेन एक और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। आरएनए के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन पाया जाता है, उसका म्यूटेशन रेट हाई होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आरएनए होगा, बट सबसे पहले आया हमारा आरएनए था, आरएनए से हमारा डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड हमारे बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हम उसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जिसके पास ओआरआई सीक्वेंस होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। तो ए का तो आंसर होने वाला है सेकंड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ए का सेकंड, ए का सेकंड से बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी देख लो एएमपी क्या है? एएमपी इज द सिलेक्टेबल मार्कर जो कि हमारे प्लाज्मिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड पीबीआर 322 एएमपी एंड टेट्रासाइक्लिन टीईटी सिलेक्टेबल मार्कर जो मेरे को सिलेक्ट करता है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलेक्ट करा के देता है कि मेरा रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है, उसको पिक करने में हेल्प करता है। ठीक है, टाई प्लाज्मिड क्या होता है? टाई प्लाज्मिड हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से लिया है, काइटिनेज एक एंजाइम है जो काइटिन को डाइजेस्ट करता है। डन सारे ऑप्शंस। 76 ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके जेनेटिक मटेरियल को मैंने मॉडिफाई किया है और उनकी सेल से एक नया प्लांट बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया है, ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। ऑप्शन पढ़ो, जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड वहां से रीजनरेट किया ए प्लांट फ्रॉम दैट सेल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। 77 फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हमें पता है एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सा बैक्टीरिया इसको कोज करता है आपका? दिस इज कोज बाय एस्चीरिया कोलाई, साल्मोनेला एस्चीरिया कोलाई भी हम इसको बोल सकते हैं। जनरली ये कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह, कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से डिसीज कोज होती है। 78 मियोसिस, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन जिसकी वजह से नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, गैमीट्स बनाने में हम इसको हेल्प करते हैं।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। वेरिएशन इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है क्योंकि इसी के अंदर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल्स का, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 79 यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यू टू। जो हमारे यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है दोनों में डिफरेंस है डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में। थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन समझ ले क्या बच्चों, चलो समझ ही लेते हैं, अब टॉपिक आ गया तो हमें पता है भाई डीएनए रेप्लिकेशन, तो यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स के अंदर आपका ये सेमी कॉन्टिन्यूस होता है या डिसकॉन्टिन्यूस होता है? सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। इसका मतलब होता है कि भाई हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड पे तो कॉन्टिन्यूस चलता है और एक स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस चलता है। जिस स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन चलता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिस पे डिसकॉन्टिन्यूस चलता है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इन फ्रेगमेंट्स को हम बाद में रिजॉइन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब बात आती है कि डीएनए को, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? एक सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एक मेथड है ये आपका, सेमी कंजर्वेटिव, जिसको इकोलाई के अंदर पता लगाया गया था या फिर आपके टेलर साइंटिस्ट ने विशिया फेबा के अंदर बताया था। बीन प्लांट हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक करने के लिए हम हेलिकेज एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए मैं यूज करती हूँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सी डायरेक्शन में ये वर्क करता है? एक सेकेंड, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट है मतलब डीएनए स्ट्रैंड पे वर्क कर रहा है और एक नया डीएनए बनवा रहा है। अगर ये आरएनए के स्ट्रैंड पे वर्क करके डीएनए बनवाएगा तो क्या बोलेंगे? आरएनए पे वर्क कर रहा है। आरएनए डिपेंडेंट बनवा क्या रहा है? डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे वर्क करके आरएनए अगर बनवा रहा है, डीएनए पे वर्क कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट बनवा क्या रहा है? आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनवाता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहता था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? भाई यही डिफरेंस है, एक में सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, एक में डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कॉमन कोल्ड। भाई कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस के थ्रू। तो हम इसको एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिसीज में यूज की जाती है, तो कॉमन कोल्ड में हम एंटीबायोटिक्स नहीं लेते ना, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81, 81 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंटल सिस्टम। ये बोल रहे हैं कि भाई जो इकोसिस्टम है हमारा वो इन्वायरमेंटल सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट है, विच इज करेक्ट। इकोसिस्टम क्या है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी है? भाई नहीं, इकोसिस्टम इज नॉट अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट का भी कंपोनेंट है, इट इज ऑल्सो नॉट अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द करेक्ट विल बी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82, मैच बिटवीन द फॉलोइंग। स्पर्म की स्ट्रक्चर हम लोगों को बताना है, तो भाई स्पर्म की स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके हम लोग समझ लेते हैं। ये स्पर्म का हेड के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज एक्रोजोम। एक्रोजोम के पास आपके फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज योर सेल का हेड वाला पार्ट। हेड वाले पार्ट में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ये आपका यहाँ पे मिडल पीस, दिस इज योर मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। दिस इज योर टेल। टेल का काम होता है स्पर्म को मोटाइलिटी प्रोवाइड कराना। विप्लैश मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट।
अब आंसर्स मैच करो। ये बोलते हैं भाई हेड, हेड में एंजाइम्स नहीं होते, मिडल पीस में स्पर्म मोटालिटी, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है ऊपर वाला। सबसे पहला हमारा हेड था। हेड वाले पार्ट के अंदर क्या होता है आपका, हेड वाले पार्ट के अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल होता है, बिकॉज न्यूक्लियस होता है। तो ए का मेरे पास फोर्थ होना चाहिए, ए का फोर्थ बी और सी में है। सेकंड क्या था, मिडिल पीस, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो मतलब हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट 83 स्टेटमेंट, लायन इज द एपेक्स ऑफ फूड चेन। ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी फूड चेन होता है उसका जो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसके अंदर लायन होता है, क्योंकि जितने भी उसके नीचे वाले लोअर लेवल के ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उन सबको खाने वाला कौन होता है, लायन होता है। तो लायन बहुत सारे हर्बीवोर्स पे डिपेंड होता है, और हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड होते हैं, आपके प्लांट्स, ट्रीज, इन सब पे डिपेंडेंट होता है। लायन को कोई नहीं खा सकता, लायन को सिर्फ ह्यूमंस खाते हैं, मतलब मीट इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ नॉन वेज। ये नहीं कि लायन हंटिंग, वो ह्यूमन हंटिंग करते हैं, बट सबसे ज्यादा तो लायन करता है। लायन के सामने जाके खड़े हो जाओ, वो आपकी हंटिंग करेगा, आप उसकी हंटिंग करोगे, जब तक आप लोगों के पास कोई वेपन, कोई गन वगैरह नहीं होगा, होगा ना। तो लायन फूड चेन का सबसे टॉप मोस्ट है। तो अब करेक्ट बताओ, क्या लायन एक कार्निवोर है? कार्निवोर है, हैज मेनी एनिमीज, या फिर मैक्सिमम बायोमास है? क्या बताता है हमारा फूड चेन का, बिकॉज इसके एपेक्स है फूड चेन का, पीक है, बिकॉज उसके नीचे बहुत सारे हर्बीवोर्स प्रेजेंट है। हमारा प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो गया हमारी फूड चेन। तो जो टाइगर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स पे डिपेंड होता है, एंड इवन लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी। 84 बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा डाइवर्सिटी की स्टडी बताता है, हमारे पूरे बायोलॉजिकल स्फेयर में, हमारे पूरे बायोस्फेयर्स के बारे में बताता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये सिर्फ स्पीसीज लेवल के भी नहीं बताता, स्पीसीज लेवल पे भी नहीं बताता, कम्युनिटी लेवल पे नहीं, एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 85 ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश रेड लिस्ट ऑफ डेटा किसने दिया था, हमारे आईयूसीएन ने दिया था। करेक्ट। 86 होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, मतलब आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम का चेंज है कि आपके एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी कंडीशंस को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पा रहे हो, उसको उसकी अकॉर्डिंग अगर चेंज कर पा रहे हो, दिस कंडीशन इज नॉन एज होम्योस्टेसिस। सो करेक्ट आंसर इज ए। 87 which of the following is the most convincing reason for increasing population growth in a country? किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए कन्विंसिंग रीजन आप मेरे को बताओ। बर्थ रेट ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कम है, ओल्ड पीपल्स का पॉपुलेशन कम है, या फिर हाई पॉपुलेशन है यंग चिल्ड्रंस का? ऑब्वियसली एक इंक्रीजिंग एक्सपेंडिंग जो हम कर्व बनाते हैं वो क्या बताता है कि जो हमारे यंग चिल्ड्रंस है, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल, उनका काउंट प्री रिप्रोडक्टिव वालों का सबसे ज्यादा होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी। 88 एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म में क्या होता है भाई, दो चीज हम पढ़ते हैं, कॉमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज को हार्म होता है और दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है, एक पे नेगेटिव एक पे जीरो, दिस इज नॉन एज एमेंसेलिज्म। एक पे पॉजिटिव एक पे जीरो, दिस इज नॉन एज कॉमेंसेलिज्म। तो करेक्ट आंसर, one species is harmed and another is unaffected। 89 बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, हम उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरियाज को दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने सारे बैक्टीरियाज को एक स्टेन में डिप किया, और उस स्टेन के बाद उन्होंने फिर उनको एल्कोहल से वॉश आउट कर दिया। कुछ बैक्टीरिया थे जिनका कलर वॉश आउट नहीं हुआ, कुछ बैक्टीरिया जिनका कलर वॉश आउट हो गया। इस बेसिस पे उन्होंने बोला था कि जो हमारे जिनका कलर वॉश आउट हो गया है उनको उन्होंने ग्राम नेगेटिव बोला, जिनका वॉश आउट हो गया। क्यों वॉश हुआ कलर, कलर रिटेन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उन बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उनका जो कलर था वो उनके मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाया, रिटेन नहीं हो पाया और बाहर से ही वॉश आउट हो गया। तो लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब लिपिड की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो हमने किसको बोला, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप। ऑब्वियसली सेल एनवेलप जो होता है बच्चों आपका तीन चीजों से मिलके बना होता है। सेल एनवेलप तीन चीजों से, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लाइकोकैलिक्स आपकी स्लाइमी लेयर भी हो सकती है एंड कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है, दोनों फॉर्म्स में आपकी पाई जाती है। स्लाइमी लेयर जो बहुत लूजली पैक्ड होती है, कैप्सूल जो हार्ड होती है आपकी।
ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है एंटर करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज योर डी। क्वेश्चन नंबर 90, द लास्ट वन क्वेश्चन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस वुड हैव बीन। अगर हम लोग ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट को हटा दें, ठीक है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ को कितना हो जाएगा, वो हमारा -18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने सक्सेसफुली टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों से क्वेश्चन थे, एंड दीज आर द क्वेश्चन जो आपके मेमोरी बेस्ड जनरेट किए गए 2022 के पेपर्स के अराउंड। तो ये सारे वही क्वेश्चन जो 22 में एग्जैक्ट नहीं आए थे, बट मिलते जुलते क्वेश्चंस 22 में आप लोगों को मिले थे। इसका पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना। आप लोगों को सोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाया था मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो पाए उनको सॉल्व करो। सिर्फ आप लोगों के पास कल का दिन बच गया है, संडे वाला। मंडे में आप लोगों का एग्जाम है। अच्छे से अपना 100% सबके सब स्टूडेंट्स देके आना। एडमिट कार्ड्स अपने डाउनलोड कर लिया होगा, एडमिट कार्ड में अपने सिग्नेचर करके लेके जाना। अपना आईडी प्रूफ आप लोग रेडी रखना, ये सारी चीजें तैयार रखना। अगेन, अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है संडे तक मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ वो आप लोगों को नोटिफाई होती रहे टाइमली, एंड आप लोगों को मिलता रहे सब कुछ। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को नहीं मिल पाता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।